अशोक के बारे में जानने के लिए कुल 3 चीज़ें हैं, उसके गुहा लेख हैं, शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो अशोक के गुहा लेख के बारे में बात करेंगे और उसके स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे। शिलालेख के बारे में चूँकि ज़्यादा बड़े हैं और इस पर विस्तार से क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, इसलिए आज इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ गुहा लेख और स्तंभ लेख पर ही हम स्टक रहेंगे, इसी पर बात करने वाले हैं। तो आइए, अशोक 273 बीसी से और 269 बीसी में इसका पहली बार राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक से पूर्व का अगर कोई इसको परिचय अशोक का देखा जाए तो वो ये है कि वो तक्षशिला का प्रशासक रहा है और उज्जैनी का गवर्नर रहा है। 261 बीसी में पहला और जो बहुत बड़ा इसके जीवन का निर्णायक मोड़ रहा वो रहा कलिंग का विजय करना, कलिंग का युद्ध, जो कि 13वें शिलालेख में इसका वर्णन भी किया है। कलिंग कहाँ है? बिहार के बिल्कुल बगल में ओडिशा जगह पड़ती है। ये ओडिशा जी है, इसको उत्कल प्रदेश आप या उत्कल क्षेत्र भी कह सकते हैं, बिल्कुल उसके बगल में ही है। तो ओडिशा में कलिंग का युद्ध हुआ और उसमें जो है कि कुछ नहीं तो मुझे लगता है 1.5 लाख्स के आसपास लोग मारे गए। और इससे जो प्रॉब्लम हुई कि इसे जलाने वाले लोग भी नहीं बचे, इतनी जनसंख्या में लोग मर गए और ये लाशें जो है कि सड़ती रहीं और सड़ने के साथ साथ इससे जो बीमारियां पैदा हुई उससे भी कम से कम 1-2 लाख लोग मर गए। तो इससे जो है कि बहुत मन व्यथित हुआ अशोक का, और अशोक ने बस इसी कलिंग के बाद अपना मन बदल लिया और उसने चाहा कि अब हम जो है कि जनता के कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनेंगे। तो इसको हम आगे देखेंगे, जो कि उसने अपने शिलालेख में अच्छे से लिखवा रखा है, उस पर हमें अलग अलग जानकारी मिलती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और इसके जो स्रोत होंगे ना वो हमें मिलेंगे बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश से, महावंश से और सामंत पसादिका से। ध्यान रखिएगा, ये तीनों बौद्ध ग्रंथ हैं। अशोक और उसके पुत्र महेंद्र के जो गुरु हैं वो हैं मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स इनके गुरु रहे हैं। अब अशोक के अभिलेख के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमें जानकारी मिलती है इसके अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी ढंग से मिलती है, तो वो 3 जगहों से मिलती है, अशोक के शिलालेख से, अशोक के गुहा लेख से और अशोक के स्तंभ लेख से। तो शिलालेख के बारे में आज हम बात करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आइए, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि आज तक अशोक के अभिलेख लगभग 169 स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं। और हाँ, ज़्यादातर चीज़ें मिल ही रही हैं, अलग अलग खुदाइयाँ हो रही हैं, अलग अलग जो खोज हो रहे हैं उनसे जो है कि साक्ष्य मिल रहे हैं। और एक चीज़ में कॉमन ये है कि मोस्टली बाउंड्रीज एरिया से जो है कि मिल रहे हैं। तो गुहा लेक जो है वो बराबर पहाड़ियाँ जो कि बिहार में है और खल्तिक पर्वत पर बनाई गई हैं, जिसे बनाकर अशोक ने आजीवकों को दान दे दिया। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय था, ठीक है, तो उन्हें दान कर दिया गया था। ध्यान रखिए कि बराबर पहाड़ियों में ही दशरथ ने लोमश ऋषि की गुफा बनवाई थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लोमश ऋषि की गुफा दशरथ ने बनवाई थी, न कि अशोक ने। अशोक ने नहीं बनवाई थी, ठीक है। अशोक ने क्या बनवाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोक ने सुदामा गुफा बनाई, कर्ण चौपड़ गुफा बनाई, निग्रोध गुफा जिसे विश्व झोपड़ी भी कहा जाता है, अशोक ने बनवाई और बनवाकर गिफ्ट किया किन्हें, आजीवकों को रहने के लिए दिया, ठीक है। और आगे चलकर जो दशरथ ने लोमश ऋषि गुफा बनवाई थी, इसी दशरथ ने आगे चलकर नागार्जुनी पहाड़ियों में वहीयक, वडीथिक और गोपिका नामक नई गुफाएं भी बनवाई थी। फाइन। स्तंभ लेख जो दूसरा प्रकार है मौर्यों के बारे में और अशोक के बारे में जानने का, वो स्तंभ लेख 7 हैं, लेकिन इन 7 में यूजली 6 घोषणाएं हर जगह करी गई हैं, किंतु जो टोपरा मेरठ अभिलेख है इसमें 7 घोषणाएं करी गई हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्तंभ लेख 7 हैं और इन 7 में कितनी घोषणाएं करी गई हैं, 6 घोषणाएं करी गई हैं। पहले में 6 घोषणा, दूसरे में 2, दूसरे में भी 6 घोषणाएं और ऐसे करके 7वें में भी 6 घोषणाएं। किंतु जो टोपरा मेरठ अभिलेख है इसमें 7 घोषणाएं करी गई हैं, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। दिल्ली मेरठ में भी 6 घोषणाएं करी गई हैं।
ध्यान रखिए, ये जो टोपरा मेरठ अभिलेख है, इसे फिरोज शाह ने दिल्ली इसे उठा लाया और कुश्क ए शिकार नामक महल में रखा था, जिसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है? शमशेर सिराज, अफीफ और बर्नी दे रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जो प्रथम स्तंभ लेख है, हम यहाँ स्तंभ लेख के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्तंभ लेख के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो पहला इसका स्तंभ लेख है उसमें क्या कहता है? अशोक कह रहा है कि सोत्साह धर्म की परिरक्षा। सोत्साह का मतलब है उत्साह, उत्साह के साथ धर्म की, धम्म या धर्म की परिरक्षा करना, और उत्साह के साथ ही शिक्षा की व्याख्या करना, शिक्षा का प्रतिपादन करना, उसे लोगों तक पहुंचाना। और उत्साह इस चीज़ की अभिलाषा भी करता है कि शिक्षा का प्रसार हो और धम्म की परिरक्षा के साथ साथ उसका प्रसार भी हो। दूसरे में कहता है कि धम्म क्या है, प्रश्न पूछ रहा है और उसका परिभाषा भी दे रहा है, यानी कि उत्तर भी दे रहा है कि धम्म किस प्रकार का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तीसरे स्तंभ में कहता है कि चंडरता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि तत्वों को वो गिना रहा है, और साथ ही साथ वो बता भी रहा है कि इन्हीं के कारण व्यक्ति का नैतिक स्तर गिर रहा है या इससे व्यक्ति च्युत हो रहा है। इस चीज़ को बौद्ध ग्रंथों में और विशेष रूप से जो अशोक है, अशोक निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या आदि को आसीनव कहता है, जो कि बैड थिंग्स हैं, बुरी चीज़ें हैं, और इसी के वश में होकर व्यक्ति जो है कि गलत काम कर जाता है। फाइन। अगर आप जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म जो कक्षाएं मैं उसमें चला रहा था, बौद्ध धर्म में आप जाके देखेंगे तो मैंने आसीनों पे चर्चा और ढंग से कर रखी है। चौथा स्तंभ लेख कहता है कि शासन के 26वें वर्ष रज्जुकों की नियुक्ति कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासन के 26वें वर्ष रज्जुकों यानी कि जो राजस्व पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है अशोक। 5वें में कहता है कि प्रत्येक वर्ष जब राज्याभिषेक का दिन आएगा उस दिन मैं युद्ध बंदियों को मुक्त करता हूँ, और ये कहते हुए वो कहता है कि यह कार्य मैं अब तक 25 बार कर चुका हूँ। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि शासन के 26वें वर्ष में ये है और 25 बार ऐसा कर चुका है, तो 26वें बार नया जो योजना लाया वो क्या योजना लाया है कि 26वें वर्ष में रज्जुकों की नियुक्ति कर रहा हूँ। और इसको नियुक्त करने के बाद वो कहता है कि जैसे एक धाय माता अपने शिशुओं को प्रसन्न करके मुक्त हो जाती है, वैसे ही मैं रज्जुकों को नियुक्त करके अब चिंता मुक्त हो गया हूँ। छठा कहता है कि मैं जिस प्रकार से अपने रिश्तेदारों की हालचाल लेता हूँ, उनका केयर करता हूँ, मैं उसी प्रकार से अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखता हूँ, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देना चाहता। 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैं मतलब जैसे क्या है कि ये अशोक को ना ये आखिरी घोषणा ही मानी जाती है, विद्वानों के बीच ऐसा है कि ये अशोक की आखिरी घोषणा है, और इसमें अशोक श्रीलंका यानी कि ताम्रपर्णी, अब दो चीज़ें निकल के आई। ताम्रपर्णी किसे कहा जा रहा है? श्रीलंका को, कि अशोक श्रीलंका को छोड़कर किसी अन्य दक्षिण शक्ति की चर्चा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक अशोक को सिर्फ 26वें वर्ष पहुँचते पहुँचते उसे श्रीलंका के अलावा कोई और राज्य का राजा मजबूत नहीं लगा। मैं स्तंभ लेख पे आज चर्चा कर चुका जो आपके समक्ष है। मैं शिलालेख पे चर्चा कल करूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा।